महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो 20 नवंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की है, क्योंकि इन 9 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का ओबीसी पर फोकस है। सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से दोनों ही दलों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह से जातीय गुणाभाग के चलते यूपी उपचुनाव पूरी तरीके से उलझ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों की वजह बिखरे हिंदू हैं। इसीलिए बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे वाले नैरेटिव को सेट किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे के दाव पर अपने सक्सेस पीडीए फॉर्मूले में उपचुनाव जीतने की बिसात बिछाई है। तो आइए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और कौन सी पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट किस सीट पर दिया है और साथ ही कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आइए कुछ आंकड़ों के साथ इन पर एक बार नजर डालते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की। ये संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और एक मुस्लिम बाहुल सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में संभल लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ से इस्तीफा दिया। अगर कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर तुर्क मुस्लिम बिरादरी सबसे अधिक है, जो यहाँ तय करती है कि अगला विधायक किस पार्टी का बनेगा। पर पिछले कई चुनावों से ये देखा गया है कि तुर्क बिरादरी पहली पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी की रही है, क्योंकि कुंदरकी सीट से विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क भी तुर्क बिरादरी से आते हैं और उनको तुर्क बिरादरी से एक तरफा वोट जो है मिला था। लेकिन इस बार अगर तुर्क बिरादरी की बात करें तो उनके पास कई विकल्प इस बार मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी AIMI भी जो है वो कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर कुल तुर्क मुस्लिम वोटों की बात करें तो तुर्क बिरादरी लगभग यहाँ पर 40% से अधिक है। पिछले 3 दशक से ये देखा गया है कि जिस पार्टी के खेमे में इस बिरादरी के वोट जो पड़ जाते हैं वही यहाँ पर जो है वो उसी पार्टी को यहाँ पर जीत मिल जाती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग ही बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, AIMI तीनों के प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं तुर्क बिरादरी के हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो इस वजह से तुर्क बिरादरी अब किसकी तरफ जा सकती है ये इस बार कहना काफ़ी यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं अगर कुंदरकी के इस सीट के अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो रफतुल उल्लाह उर्फ नेता छिद्दा को जो है वो टिकट दिया है। इसके अलावा अगर कुंदरकी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है वो 2,20,000 है। इसके अलावा SC वोट की बात करें तो यहाँ पर 30,000 वोट हैं। वहीं यादव वोट की अगर बात करें तो 10,000 वोट है। ठाकुर वोट की अगर बात करें तो 20,000 वोट है। सैनी वोट यहाँ पर 25,000 है। लोधी वोट की अगर बात करें तो 15,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट की बात करें तो यहाँ पर 5,000 वोट हैं। इसके अलावा जाट वोट यहाँ पर 4,000 वोट है। अति पिछड़े की बात करें तो 40,000 वोट हैं। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर भी अगर देखें तो यहाँ पर मुस्लिमों के बीच जो तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, तीनों के बीच एक तरीके से कहें तो तगड़ी लड़ाई यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा कटहरी विधानसभा सीट की बात करें, कटहरी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 93,524 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी को 85,828 वोट मिले थे और बहुजन समाजवादी पार्टी को 58,482 वोट प्राप्त हुए थे। समाजवादी पार्टी ने 8,266 वोटों से कटहरी सीट जो है वो जीती थी। इस बार का जो उपचुनाव है वो BSP के वोट बैंक पर दोनों की जो है वो कहीं ना कहीं दलित वोटों पर नजर है, जिससे BSP का वोट ट्रांसफर होगा, वही कटहरी में जो है वो जीत जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज करेगा। वहीं इस बार के उपचुनाव में अगर देखें तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद और समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को यहाँ पर यानी अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को यहाँ पे टिकट दिया है।
बीएसपी ने यहां पर अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो वो सीधा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां के अगर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर देखिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार एससी वोट की बात करें तो यहां पर 87,000 मतदाता आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 50,000 वोट आते हैं। वहीं ब्राह्मण वोटों की बात करें तो 45,000 वोट, यादव वोट यहाँ पर 29,000 आते हैं। कुर्मी मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 42,000 है। इसके अलावा निषाद की बात करें, निषाद समाज के वोट यहाँ पर 21,000 वोट आते हैं। ठाकुर बिरादरी की बात करें तो यहाँ पर 18,000 वोट, प्रजापति 11,000 मतदाता आते हैं, राजभर 18,000 मतदाता। वहीं पाल वोट की बात करें तो 55 यानी 5,500 वोट आते हैं। इसके अलावा नाई यहाँ पर 5,000 और विश्वकर्मा की बात करें तो 5,000 वोट और मौर्य यहाँ पर 6,500 वोट और बनिया यहाँ पर 13,000 वोट आते हैं। तो कुल मिला के इस जातीय समीकरण के आधार पर भी अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा माझवा विधानसभा सीट की बात करें, मिर्जापुर जिले की जो माझवा विधानसभा सीट है 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी की तरफ से डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव यहां से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद बिंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भदोही से लोकसभा सांसद बन गए। उसके बाद माझवा विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और इस तरीके से ये सीट खाली हुई। अब वहीं इसके अलावा माझवा विधानसभा सीट के उस उपचुनाव में अगर कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही महिला ओबीसी उम्मीदवारों पर यहाँ पर दाव खेला है। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दीपक तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में यहाँ पर कहें तो जीत हासिल की थी। माझवा विधानसभा सीट के अगर अनुमानित जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर बिंद वोटों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं 70,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट हैं वो 65,000 हैं और कुशवा या मौर्य आप कहें तो यहाँ पर 35,000 वोट हैं। कुर्मी वोटों की बात करें तो 25,000 वोट आते हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 22,000 वोट हैं और वहीं पाल वोटों की बात करें तो 22,000 वोट, यादव वोट यहाँ पर 30,000 आते हैं। इसके अलावा एससी वोट की बात करें तो यहाँ पर 65,000 वोट हैं। भूमिहार यहाँ पर 22,000 वोट हैं। वहीं ठाकुरों की बात करें तो यहाँ पर ठाकुर मतदाता जो है वो 10,000 वोट है। अब कुल मिला के यहाँ पर भी जातीय समीकरण और जिस तरीके से कैंडिडेट का जो सिलेक्शन दोनों ही दलों ने खास तौर पर किया है, अब किस तरीके से वोट करेंगे ये तो अपने आप में जब 20 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी ये तभी तय हो पाएगा। अब वहीं इसके अलावा फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें, प्रयागराज जिले और फूलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत ये विधानसभा सीट आती है। फूलपुर एक जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि जो वो हुआ करता था। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता था। बीजेपी की तरफ से प्रवीण पटेल विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल सांसद बन गए और फूलपुर विधानसभा सीट जो वो इस तरीके से यहाँ पर खाली हो गई। अब वहीं इस फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अगर कैंडिडेट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को यहां पर टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुस्तफ़ा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी की अगर बात करें तो 2022 का विधानसभा चुनाव भी इस सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं इस बार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उस लिहाज से भी देखें तो बहुत ही कम अंतर से सीट जीती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अगर जातीय समीकरण पर एक बार अगर नजर डालें फूलपुर के अनुमानित आंकड़ों पर अगर देखें तो यहाँ पर पटेल जाति की बात करें तो यहाँ पर 60,000 वोट हैं। वहीं यादव वोट यहाँ पर 70,000 वोट हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 50,000 वोट हैं और ब्राह्मण वोट भी यहाँ पर 50,000 वोट हैं। पासी यहाँ पर 35,000 वोट हैं। निषाद 22,000 वोट हैं। बेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 16,000 मतदाता हैं। वहीं ठाकुर वोटर्स की बात करें तो 15,000 हैं और एससी दलित वोट की अगर बात करें तो यहाँ पर
75,000 वोट हैं। तो कुल मिला के जातीय समीकरण यहाँ पर इस तरीके से। इसके अलावा सीसामऊ विधानसभा सीट की बात करें तो कानपुर जिले की काफ़ी चर्चित ये विधानसभा सीट है। कई बार से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर इरफान सोलंकी जो है वो विधायक बने थे, लेकिन कोर्ट के मामले में उन्हें सजा होने के बाद इरफान सोलंकी को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा। इसी वजह से यहाँ पर देखें तो इस सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर अगर इस बार के कैंडिडेट की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर जो है वो सुरेंद्र अवस्थी को जो वो टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी ने यहाँ पर वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। तो यहाँ का मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है। अगर सीसामऊ विधानसभा सीट के जातीय जो अनुमानित जातीय आंकड़े हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम की मतदाताओं की बात करें तो 1,11,000 लगभग यहाँ पर मुस्लिम वोट आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट का कब्जा जो है वो शुरू से रहा है। ब्राह्मण वोटों की बात करें तो 70,000 वोट आते हैं। इसके अलावा एससी दलित वोट की बात करें तो 60,000 मतदाता आते हैं। वहीं कास्ट की बात करें तो 26,000 वोट और सिंधी और पंजाबी की बात करें तो 60,000 वोट आते हैं। इसके अलावा ठाकुर यहाँ पर 6,000 वोट हैं। अति पिछड़े यहाँ पर 13,000 वोट हैं। यादव वोटों की बात करें तो 4,000 वोट आते हैं। इसके अलावा अब अगले सीट की बात करें, गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात करें। गाजियाबाद जिले की ये एक विधानसभा सीट है और ये लोकसभा सीट के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक शहरी सीट है और भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहें तो शुरू से ही ये गढ़ मानी जाती है। बीजेपी ने यहाँ पर अवैध जो वो किला कह सकते हैं आप, और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर लंबे अंतर से इस विधानसभा सीट पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के अतुल गर्ग यहाँ से विधायक बने थे। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है और ये समाजवादी पार्टी इस सीट को कांग्रेस पार्टी को दे रही थी। फिलहाल अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही जो वो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। तो अतुल गर्ग के यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद ये सीट जो वो खाली हुई है। अब वहीं यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करें तो इस बार इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राज जाटव पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर एससी समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है। बीएसपी ने यहाँ पर परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। तो कुल मिला के मुकाबला यहाँ पर अगर देखें तो इस बार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गाजियाबाद विधानसभा सीट के अनुमानित जातीय आंकड़ों की बात करें, यानी अनुमानित आंकड़ों में अगर देखें तो बनिया वोट की बात करें तो यहाँ पर 80,000 वोट आते हैं। इसके अलावा एससी वोट भी यहाँ पर लगभग 85,000 वोट आते हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 60,000 वोट, पंजाबी वोटर्स यहाँ पर 30,000 आते हैं। इसके अलावा ठाकुर वोट 8,000, त्यागी वोट यहाँ पर 15,000 आते हैं। वहीं जाट मतदाताओं की बात करें तो 18,000 वोट, यादव वोट यहाँ पर अगर देखें तो 10,000 वोट आते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी वर्ग की बात करें तो 50,000 वोट आते हैं। प्रवासी वोट की बात करें तो यहाँ पर 60,000 वोट हैं। अलग अलग राज्यों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो मतदाता हैं। अब वहीं इसके अलावा खैर विधानसभा सीट की बात करें, अलीगढ़ जिले की ये एक विधानसभा सीट है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बहुत ही बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि जब 2024 में हाथरस लोकसभा सीट से सांसद बने तो उसकी वजह से ये सीट जो है वो खाली हुई थी। खैर उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पहल सिंह को टिकट दिया है। खैर सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित है, इसीलिए सभी पार्टियों ने यहाँ पर अगर देखें तो एससी समाज के नेता को ही यहाँ पर टिकट दिया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की जो चारों जो कैंडिडेट हैं वो एससी समाज से आती हैं, लेकिन उनकी शादी जो है वो एक जाट परिवार में हुई है। इस समीकरण ने देखे तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। तो पहली बार खैर में मुकाबला देखने को, एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इस सीट पर हार जीत जाट जो है मतदाताओं के रुख पर निर्भर करती है। तो किस करवट जो है वो ऊँट बैठता है ये अपने आप में अहम है। खैर अब खैर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर जाट वोटर्स 1 लाख जो है अगर देखें तो 15,000 मतदाता आते हैं। वहीं ब्राह्मण वोट की बात करें तो 75,000 वोट। इसके अलावा एससी वोट की बात करें तो 82,000 वोट। वहीं बघेल वोट की बात करें तो 10,000 वोट। ठाकुर वोट
यहाँ पर 14,000 आते हैं। बैस वोट की बात करें तो 15,000 वोट तकरीबन मतदाता आते हैं। वहीं यादव वोट यहाँ पर 10,000 वोट हैं। इसके अलावा बंजारा वोट यहाँ पर 5,000, कोली वोट यहाँ पर 5,000 वोट, अन्य पिछड़ी जातियाँ यहाँ पर 55,000 आती हैं। इसके अलावा करहल विधानसभा सीट की बात करें, मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा एक सीट है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। और वहीं इस बार जो है वो, क्योंकि उनके सांसद बनने से जो है वो कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो खाली हुई है। इस बार अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और भाजपा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को यहाँ पे टिकट दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह से के दूर के रिश्तेदार जो है वो अनुजेश यादव को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर यादव बनाम यादव सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। बीएसपी ने यहाँ पे अवनीश साख को जो है वो टिकट दिया है। तो यहाँ पर भी जो है वो समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अगर करहल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता 1,25,000 यादव वोट आते हैं। वहीं साख वोट की बात करें तो 35,000 मतदाता हैं। वहीं बघेल की बात करें तो 30,000 वोट हैं। ठाकुर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 30,000 वोट, एससी यहाँ पर 22,000 वोट। इसके अलावा ब्राह्मण वोट यहाँ पर 26,000 वोट हैं। लोधी यहाँ पर 15,000 वोट और बैस यहाँ पर अगर बात करें तो वो 15,000 वोट। अब वहीं इसके अलावा मीरापुर विधानसभा सीट की बात करें, मुजफ्फरनगर जिले की ये एक विधानसभा सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान यहां से जीतकर विधायक बने थे। और 2024 के चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। 2024 में चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन गए, जिसकी वजह से ये सीट जो है वो खाली हुई है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर आरएलडी के कोटे में दी है, यानी ये सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने यहाँ पर मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुमुल राणा को यहाँ पर टिकट दिया है। तो बीएसपी ने यहाँ पर शहनजर आज़ाद समाजवादी पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से नगीना धामपुर सीट की बात करें, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आशा आज़ाद समाज, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कहें तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मीरापुर सीट के अगर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, 1,15,000 है। इसी वजह से यहाँ पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना ज़्यादा है। अगर त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला होता है तो बीजेपी को यहाँ पर डेफिनेटली यानी जयंत चौधरी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो की बात हमने करी तो वो 1,35,000 वोट हैं। एससी वोटों की बात करें तो यहाँ पर 50,000 वोट हैं। जाट वोटों की बात करें तो 38,000 वोट हैं। सैनी वोट यहाँ पर 20,000 वोट हैं। पाल वोटों की बात करें तो यहाँ पर 20,000 वोट। गुज्जर वोट यहाँ पर 15,000। चौहान यहाँ पर अगर देखें तो 7,000 वोट और अति पिछड़े यहाँ पर 30,000 वोट हैं। अब कुल मिला के देखा जाए तो इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का जो है वो एक साख का सवाल बन गया है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत हासिल की है, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो वो कहीं ना कहीं एक साख का सवाल है। और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का मैसेज, चाहे वो बीजेपी का एनडीए हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों ही जो वो देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इससे पहले मतदान के लिए 13 नवंबर प्रस्तावित था, लेकिन त्योहारों की मद्देनज़र अगर देखें तो चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे यानी झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों के साथ आएंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। और जिस तरीके से कटोगे बटोगे साथ जो है नरेंद्र जो है अगर कहें तो जो योगी आदित्यनाथ हैं वो चुनावी मैदान में है और इस नारे की जो गूंज है वो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच गई। अब कितना फ़ायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये अपने आप में एक बड़ा और यहाँ पर अहम सवाल है। तो इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।